अगर मैं आपको ये कहूं कि एनडीए में 90% बच्चा मैथ्स या गेट की वजह से फेल नहीं होता, बल्कि अपनी गलतियों की वजह से फेल होता है। क्योंकि जो बच्चा क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12th तक हमेशा हर यूनिट टेस्ट में, हर हाफ ईयरली में एंड हर फाइनल टेस्ट में, हर ईयरली एग्जाम्स में जो 40% से ज्यादा बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहा था, वो एनडीए की 35 और 40% की मेरिट को पास नहीं कर पा रहा है। और वो पास नहीं कर पा रहा है सिर्फ अपनी खुद की गलती की वजह से। आज मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद कोई और आपको ना बताए। हो सकता है कुछ लोग मेरी इस बात से मुझे अपोज भी करें, लेकिन जो फर्स्ट कंडीशन मैं आपको बताने वाला हूं, कहीं ना कहीं ये बात फर्स्ट कंडीशन से आप एग्री करोगे, हाँ सर ऐसा है। तो जय हिंद एवरीवन, मैं अनुज सर आप सभी का स्वागत करता हूं दून डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज बात करने वाले हैं कि एनडीए सेकंड 2026 के लिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए और अपने ऊपर किस तरीके से काम करना चाहिए जिससे कि वो 90% वाले क्राइटेरिया से बाहर निकल जाए। और सबसे पहला जो चीज है वही आपके माइंड में क्लिक करनी चाहिए कि बच्चे मोटिवेशन एंड स्ट्रेटेजी के चक्कर में अपनी प्रिपरेशन को ही पीछे छोड़ जा रहे हैं। 90 डेज स्ट्रेटेजी आ गई, फिर 80 डेज स्ट्रेटेजी आ गई, फिर 70 डेज स्ट्रेटेजी आ गई, फिर 50 डेज स्ट्रेटेजी आ गई, फिर 45 डेज स्ट्रेटेजी आ गई। अरे यार पढ़ लेने देना भाई बच्चे को, हैं? यहां एग्जाम पे के जो दिन है वो खत्म होते चले जा रहे हैं पर स्ट्रेटजी खत्म नहीं हो रही। अब बच्चा तो बेचारा बिलीव करेगा ही। अब वो जो स्ट्रेटजी है ना, वो हर 15 दिनों में आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग, वो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेटजी खुद की चेंज होती चली जा रही है। उसको उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हर 15 दिन में उसका मोटिवेशन चेंज, हर 15 दिन में उसकी पढ़ाई की स्ट्रेटजी चेंज, और जो प्रिपरेशन थी, जो कंसिस्टेंट चलनी थी, वो प्रिपरेशन उसकी हर बार स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चेंज होती चली जा रही है। एंड कंसिस्टेंट इज द की टू सक्सेस। तो भैया अगर आप सिर्फ ये शॉर्ट टर्म मोटिवेशन या स्ट्रेटजीज के पीछे भागते रहोगे ना, तो आपकी प्रिपरेशन जो है ना वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगी। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा और ढंग से अपने आप को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन ही अच्छी नहीं है ना, तो आप कुछ भी कर लो, फिर सिलेक्शन से आप दूर ही होते चले जाओगे। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यह है कि मोटिवेशन आया, आज 10-12 घंटे पढ़ाई कर ली, कल 10-12 घंटे पढ़ाई कर ली, उसके बाद परसों कोई दोस्त आ गया या फिर परसों नींद आ गई और परसों फिर 1 घंटे पढ़ाई हुई और फोर्थ डे फिर 2 घंटे पढ़ाई हुई और फिफ्थ डे 1 दिन पूरी नींद आ गई। आप 1 दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में 12-14 घंटे पढ़ाई करने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप वो जो कंसिस्टेंटी 12-12, 14-14 घंटे की अगर आप 4 दिन बना पा रहे हो ना, तो 4 दिन से अच्छा है आप 14 घंटे पढ़ने की जगह 8 ही घंटे पढ़ो, 7 ही घंटे पढ़ो, पर डेली पढ़ो। डेली पढ़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ 1-2 दिन पढ़े। आपको अगर मोटिवेशन चाहिए ना, तो अपनी मां की ओर देखा करो। आपको मोटिवेशन चाहिए तो उन दिनों की ओर सोचा करो जब आपके मम्मी पापा के पास शायद आपको पता था फीस देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं वो पैसे कहां से अरेंज हो गए, पर आपके पास टाइम पर पैसे पहुंच जाते थे। उस दिन के बारे में सोचो जब आप उनके इन सभी चीजों के लिए कुछ कर सकते हो, कुछ बन सकते हो, उनको एक मौका दे सकते हो जब वो प्राउडली आपका नाम लेकर सबके सामने कुछ कह सके। तीसरा तरीका क्या है? आपके पढ़ने का तरीका हो सकता है सही हो, या फिर पढ़ने का तरीका भी गलत हो और रिवीजन का तरीका तो है ही गलत। आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, फलाने ने ये किताब बता दी, हमने ये किताब बता दी, दोस्त से ये किताब बता दी, और लगातार बस पढ़ते जा रहे हो, रिवीजन है नहीं। आपका रिवीजन इस तरीके से होना चाहिए, आपने किसी चीज को एक बार पढ़ा और एक बार पढ़ने के बाद मेरे भाई उसका कम से कम 3 बार रिवीजन तो होना चाहिए। एक बार पढ़ने के बाद कम से कम 3 बार रिवीजन तो उसका होना ही चाहिए। ये भैया तय है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो फिर मामला गड़बड़ है आपका। ठीक है ना? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मामला गड़बड़ है। अगले बार 15 दिन हो गए, उसके बाद फिर दोबारा से रीड करो, फिर रिवीजन करो। और रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप एक बार सारी चीजों को पढ़ के एक फास्ट मोड में रिवीजन करके उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लो। यार अगर किसी चैप्टर में 10 रूल हैं या 10 फॉर्मूले हैं, आप उनको 10 बार रीड करोगे तो एक एक फॉर्मूले का एक बार रिवीजन किया, आपने उन 10 फॉर्मूले पे 100 क्वेश्चन कर डाले और एक फॉर्मूले पर बेस्ड थे 10 क्वेश्चन। अब आपका रिवीजन कितनी बार हो गया? 10 बार हो गया।
चेंज हुई नहीं हुई? नेक्स्ट फोर्थ क्या है? नेक्स्ट फोर्थ है कि एक तो बच्चे मॉक टेस्ट से डरते हैं, और अगर मॉक टेस्ट कर भी रहे हैं तो मॉक टेस्ट करने का आपका तरीका गलत है। मॉक टेस्ट जो भी बच्चा देता है उसमें दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चा वो होता है जिसको ये था कि यार मॉक टेस्ट जरूर देने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर करने हैं, टीचर बता रहा है, दोस्त बता रहा है, हमारे जो पहले भैया लोग सीनियर थे वो बता रहे हैं मॉक टेस्ट जरूर करेंगे। गए, मॉक टेस्ट दिया, अच्छा इस वाले में 60 आए, रख दिया। अगले दिन दूसरा मॉक टेस्ट दिया, अच्छा इस बार 65 आए, रख दिया। थर्ड डे मॉक टेस्ट दिया, इस बार 52 आए, फिर रख दिया। मॉक टेस्ट करने का सही तरीका यह है कि आप जब मॉक टेस्ट देते हैं तो जितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं उनके बारे में ना सोचकर आपको उन चीजों के, उन क्वेश्चंस का एनालिसिस करना पड़ेगा जो गलत क्वेश्चन थे। क्योंकि पेपर में अगर वो जो क्वेश्चन सही हुए हैं उनके बारे में सोच के क्या फायदा, वो पेपर में आएंगे वो तो हो ही जाएंगे। अगर जो गलत क्वेश्चन हो गए एक बार मॉक टेस्ट में, अगर उस टाइप का क्वेश्चन दोबारा किसी मॉक टेस्ट में या पेपर में मिल गया तो वो दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। तो मॉक टेस्ट करने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट में हुए गलत क्वेश्चंस का एनालिसिस होना। मेरी बात क्लियर हुई? इस चीज को आप हमेशा क्या करोगे, ध्यान रखोगे। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट ये है जो आपका बेस्ट सब्जेक्ट है आप उसी को पढ़ते चले जा रहे हो। यहां वो वाला नहीं है 12th वाला कि भैया कल जो है हमारा फिजिक्स का पेपर है, हमें सिर्फ फिजिक्स पढ़ के जानी है, फिजिक्स के ही क्वेश्चन आएंगे और फिजिक्स में ही हमें मार्क्स गेन करना है। जिस दिन आप एनडीए के पेपर में बैठोगे आप किसी भी अपने इकलौते फेवरेट सब्जेक्ट से पास नहीं हो सकते, उसमें मार्क्स आपके कटेंगे ही कटेंगे। तो आपको धीरे 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 सभी सब्जेक्ट से थोड़े थोड़े मार्क्स कलेक्ट करने हैं और उनको अपने मेरिट तक पहुंचाना है। हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। इतना जरूर हो सकता है कोई सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट से आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे, किसी सब्जेक्ट से कम आएंगे, पर मार्क्स आपको हर एक सब्जेक्ट से चाहिए। तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। बिटर पिल्स हैव बेटर इफेक्ट। हो सकता है जो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही हो उससे क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, फिर क्या करोगे? क्या तरीका रह जाएगा? कुछ नहीं रहेगा। और सिक्स्थ सबसे बढ़िया क्या है, आप अपने आप पर भरोसा करने किसी की बजाय आप खुद को दूसरों से कंपेयर करने में लगे हुए हो। फलाने सिंह का टाइम टेबल देखा, उनकी सक्सेस स्टोरी देख ली, उनकी सक्सेस स्टोरी के हिसाब से टाइम टेबल बना दिया। उन्होंने बोला था कि भैया, दो लोगों की सक्सेस स्टोरी देखी, एक ने बोला कि भाई मैं तो रोजाना 16 घंटे पढ़ता था, आप जो उसमें 2 दिन 16 घंटे पढ़ लिए, आप उसके बाद 16 घंटे पढ़ ही नहीं पा रहे हो। आप कंपेयर करने में लगे हुए अपने आप को, उससे क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। दूसरी एक सक्सेस स्टोरी देखी, उन्होंने बोला जी मैं तो खेलता भी था, सब करता था, और मैं तो रोज के 5 ही घंटे पढ़ता था। यार हो सकता है उसकी कैचिंग पावर इतनी हो कि वो 5 ही घंटे में वो सभी चीजें कर सकता है जिन चीजों को करने के लिए आपको 8 घंटे लग रहे हैं, तो आपको तो 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा ना। तो आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर या दूसरे के टाइम टेबल से कंपेयर करने की बजाय आप खुद पर भरोसा करना सीखो कि मैं कर सकता हूं, और उसके लिए एक ही चीज की जरूरत है, और वो चीज है मेरे खुद पर भरोसा करने के साथ साथ मेरी कंटिन्यूअस मेहनत। उसको आपको नहीं छोड़ना है। कोई टॉपिक आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, उसके बेस पर 5 क्वेश्चन आए तो वहां 5 के 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। हो सकता है कोई टॉपिक आपको अच्छे से समझ में ना आए, वहां 5 में से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आए, पर अगर सारे टॉपिक पढ़ोगे तो कुछ तो आएगा ना। ये चीज है। और लास्ट जो पॉइंट है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पर कोई भी तुर्रम खान नहीं है। हम सारे ह्यूमंस हैं, और हम सारे ह्यूमंस की एक टेंडेंसी होती है। आप जब ओएमआर सीट में लेके बैठते हो एग्जाम सेंटर में, तो वहां दूसरे ने ए फिल किया है या बी फिल किया है या सी फिल किया है, ये आपको भले ना दिखाई दे, पर यह दिखाई देता है कि उसने कितने क्वेश्चंस फिल कर दिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको स्टार्टिंग के 5 6 7 क्वेश्चन नहीं आए, अब आपने होपलेस होना शुरू कर दिया कि यार मेरे को तो 5 6 क्वेश्चन नहीं है, अब क्या होगा? यार कोई दिक्कत नहीं है, आपको 100% जो आपके मार्क्स हैं उसमें से 40% मार्क्स चाहिए रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए। अगर स्टार्टिंग के 5 6 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से किया और लास्ट तक आप पहुंच गए और लास्ट में आपके 30 के 30 क्वेश्चन आपको सही आ गए। लेकिन वहां तक अपने आप को मेंटली स्टेबल भी तो रखना है। अगर आप शुरू में यहां से डिस्टर्ब हो गए, फिर काहेगा क्या चीज याद रहेगी? आपको कुछ याद नहीं रहेगा।
और सामने वाले को आपने देखा कि इसने तो एकदम से सारे क्वेश्चन फिल कर रखे हैं, मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, उसकी तो सारी ओएमआर बिल्कुल एकदम रंगीन दिखाई दे रही है, और आपने ये करना शुरू किया। ह्यूमन टेंडेंसी है, आप अगर तुक्के मारोगे, मैं ये बात आपको लिख के देता हूं, आप कितनी भी पूजा कर रहे हो, आप किसी भी राशि से बिलोंग करते हो, आपके घर वाले कितना भी आपको विशेष अच्छी दे रहे हैं, और आपका लक कितना भी अच्छा चल रहा हो, और आपके भविष्यवाणी में कितना भी अच्छा बोला गया हो, आपके तुक्के गलत होंगे ही होंगे, क्योंकि आपका लक, आपकी विशेष, आपकी भविष्यवाणी से कहीं ज्यादा बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है। तो तुक्के नहीं मारने हैं, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। देखो ओएमआर जब आती है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपने मैथ्स की ओएमआर, आप मैथ्स का पेपर करने बैठ रहे हो, और हो सकता है आपको सिर्फ मान लो 50 ही क्वेश्चन आए, 50 भी छोड़ देते हैं यार, आपको 45 क्वेश्चन आए, आपको 45 क्वेश्चन 100% श्योर हैं, और आपको लग रहा है कि नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन है ना उसमें 50-50% श्योर हूं, आपने 50-50 वाले चलो 5 कर दिए, 50 हुए। आपने सामने वाले की ओएमआर देखी, यार इसने तो 120 कर रखे हैं, मेरी तो ओएमआर तो खाली कर रही है, और आपने 30 क्वेश्चन और कर दिए। अब आप 45 सही क्वेश्चन करने पे इतने अच्छे पोजीशन पर थे कि आप 100% मेरिट में क्वालिफाई थे, लेकिन भैया जो 35 क्वेश्चन नेगेटिव होंगे ना, वो आपको यहां से क्या करेंगे, कैंसिल ही करने वाले हैं। एक बात याद रखना, एनडीए में सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चों का नहीं होता, एनडीए में सिलेक्शन होता है डेडिकेटेड, डिसिप्लिन एंड कॉन्टिन्यूअस स्टूडेंट का, जो लगातार अपनी तैयारी करता है। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा, अपने आप पर भरोसा करो, मेरी फाइनल वर्ड्स यही है आपके लिए, अपने आप पर भरोसा करो, अपने अकॉर्डिंग एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करो एंड कंटिन्यूअस एफर्ट्स करो। मॉक टेस्ट में रॉन्ग क्वेश्चंस जरूर एनालिसिस करो, आप कहीं भी कभी भी कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, उसके रॉन्ग क्वेश्चंस का एनालिसिस जरूर होना है। रिवीजन के बाद एक चैप्टर से मिनिमम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट जरूर होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, एंड रोज पढ़ना है, चाहे संडे हो या मंडे, रोज नहीं खाने अंडे, रोज करनी है पढ़ाई। मेरी बात क्लियर हुई? इससे रिलेटेड किसी भी तरीके की आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। दूसरा, 13 अगस्त पेपर से एक महीने पहले मैंने वादा किया था ग्रामर खत्म करा दूंगा, मैं बिल्कुल खत्म करा दूंगा ग्रामर। आपने जो जिसको भी फॉलो आप कर रहे हो, आप बिंदास उसको फॉलो करो, आप जिसकी भी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, आप बिंदास उसकी स्ट्रेटजी फॉलो करो, लेकिन हर 10 दिन बाद जो स्ट्रेटजी बदलने का कॉन्सेप्ट है ना, वो मेरे भाई आपकी प्रिपरेशन को बिल्कुल खराब कर देगा। ये बात समझ में आई? तो जो भी बच्चा है, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, उन सभी के लिए हमारी पूरी टीम की ओर से ऑल दी बेस्ट, और अच्छे से मेहनत करते रहो, रिजल्ट आपका बहुत अच्छा होगा। ये सेशन मैं यहीं स्टॉप करूंगा। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।